उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दो बसों के बीच हुई टक्कर के नतीजे में 6 अफराद हलाक जबकि 30 जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इनमें से कुछ शदीद जख्मी हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यह हादसा लोनी कटरा इलाके में हुआ। बस सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी। और आइए तारिक कमर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेते हैं। तारिक कमर, इस हादसे को लेकर क्या कुछ अपडेट आप बता रहे हैं? हाँ देखिए, बहुत दर्दनाक अफसोसनाक हादसा पेश आया है। जिस वक्त ये दो डबल डेकर बसें खड़ी हुई थी, एक तो खड़ी थी, दूसरी पीछे से आ रही थी और फिर इतना शदीद तसादुम था कि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। और देखिए 35 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं, जिसमें जाहिर है कि 3 लोग शदीद जख्मी थे, जिनको अब CHC हैदरगढ़ से लखनऊ ट्रॉमा भी रेफर करने की बात की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि 2 लोगों की हालत की जो है वो ऐसी है कि उनको मजीद चेकअप के बाद रेफर किया जा सकता है। तो देखिए बड़ा दर्दनाक हादसा है और लोनी थाना कटरा जो है उसके पास ये हादसा पेश आया है। नरेंद्रपुर गांव लगता है। तो ये कहा यही जा रहा है कि अब असबाब तो अभी कुछ खुलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन वैसे उनका यही मानना है कि ये लापरवाही की सबब ऐसा हुआ है। अगर इसमें जरा सारी भी एहतियात बरती जाती तो ये बड़ा हादसा टल सकता था। एकदम पुलिस फोर्स का पहुंच जाना, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देना, यह नाक में इशारा दे रहा है कि लोग कम से कम पुलिस के हद तक तो संजीदा है, लेकिन जो अहकाम जारी किए जाते हैं परिवहन डिपार्टमेंट की जानिब से, जो नकलो हरकत का डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से, उसको पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रहा है। सर ये देखा है कि जब सुबह का वक्त होता है तो लोगों पर गुनूद की भी तारी रहती है, नींद का गलबा भी रहता है, तो उस दौरान बड़ी एहतियातों की जरूरत रहती है। तो अब देखना यही है कि देखिए ट्रामा सेंटर में कुछ मजीद लोगों को रेफर किया जाता है या हैदरगढ़ का CHC है वहीं पर इनको इलाज जेरे इलाज रखे जाते हैं। तारिक कमर, ये सरकारी बसें थी या निजी प्राइवेट बसेस थी? हाँ नहीं, ये देखिए सरकारी बसें बताई जा रही हैं अभी तक, और माल बताया यही जा रहा है कि डबल डेकर बसें थी। अब इसमें यह है कि अभी तस्वीर खुलकर सामने आ जाएगी। और अभी देखिए इसमें यह भी कहा जा रहा है कि कुछ जख्मियों की तादाद मजीद बढ़ सकती है। कुछ तो बहुत मामूली चोटें भी हैं जिनको अस्पताल में भेजा गया है, लेकिन कुछ लोग शदीद जख्मी भी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे। नवमुंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओहदे का हलफ लेंगी। वो मुल्क की 15वीं और आला तरीन ओहदे पर फायज होने वाली पहली कबायली होंगी। हलफबरदारी तकरीब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 10:15 बजे होगी, जहां चीफ जस्टिस NV रमना उन्हें हलफ दिलाएंगे। हलफबरदारी के बाद द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वो सेंट्रल हॉल में हाजरीन से खिताब भी करेंगी। हलफबरदारी तकरीब में राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वज़रा, गवर्नर्स, सफारती मुशीरों के सरबराहान और अरकान पार्लिमान और मरकजी हुकूमत के प्रिंसिपल सिविल और फौजी अफसरान सेंट्रल हॉल में मौजूद होंगे। तकरीब के अख्ताम पर सदर राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगी, जहां उन्हें लॉन में इंटर सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा। नवमुंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ओहदे का हलफ लेने से पहले राजघाट गईं और गांधी जी की समाधि पर गुलहाया। और आधार कार्ड से वोटर शनाख्ती कार्ड मुंसलिक करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। आधार से वोटर शनाख्ती कार्ड को जोड़ने के लिए इंतखाबी कानून में की गई तरमीम के खिलाफ कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने अदालत में अर्जी दाखिल की है। उन्होंने इस इक़दाम को गैर आईनी करार दिया है। उन्होंने इसे राजदारी की बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी भी बताया। इस अर्जी पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की बेंच समाअत करेगी। और इस पूरे मामले पर राज हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ चुके हैं। सुशील, एक अहम समाअत है आधार को वोटर कार्ड से जोड़ने की। कई सियासी पार्टियों ने इसका खैर मकदम किया है, लेकिन कांग्रेस इसके खिलाफ है। क्या कुछ आज अहम सुनवाई में बातें हो सकती हैं? जी देखिए, कांग्रेस के फिलहाल जो राज्यसभा सांसद हैं रणदीप सुरजेवाला, उनकी तरफ से ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने आधार के मामले में ये कहा था कि प्राइवेसी को लेकर ब्रीच ना होना चाहिए, और जिस तरह फिलहाल अगर आधार को वोटर ID से लिंक कर दिया जाएगा तो लोगों की प्राइवेसी का एक बड़ा मुद्दा जो है वो सरकार के पास पहुंच जाएगा। और चूंकि आधार
से कहीं ना कहीं वोटर आईडी को लिंक करने से प्राइवेसी का हनन होगा। लिहाजा इस पूरी संवैधानिकता को चुनौती दी गई है और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर विचार करे। हालांकि ये भी कहा गया है कि पीपल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का ये वायलेशन है, क्योंकि सरकार किसी को जबरदस्ती करके ये नहीं कह सकती है कि आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को आधार से लिंक करें। हालांकि आधार एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी व्यक्ति के तमाम जो डेटा हैं उनसे जुड़े हुए, चाहे वो फाइनेंशियली डेटा हो या जमीन से जुड़े दस्तावेज हों, उनको लेकर सरकार अपने तमाम डेटा को रिपोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर वोटर आईडी को भी उनसे लिंक कर दिया जाएगा तो सरकार किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी को ब्रीच कर सकती है और ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने डॉक्यूमेंट किसी भी सरकारी दस्तावेज से लिंक करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ये उसका अपना विशेषाधिकार है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच गया है। देखना बेहद अहम होगा कि अगर प्राइवेसी के वायलेशन की बात कही जा रही है और कहीं ना कहीं पीपल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का वायलेशन की बात कही जा रही है, तो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट कैसे कंसीडर करता है। लेकिन पुट्टास्वामी के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति की प्राइवेसी को लेकर सरकार किसी भी व्यक्ति के दस्तावेजों को लिंक करने के लिए उन्हें प्रेशराइज नहीं कर सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से दलीलें क्या होंगी, क्या इस पूरे मामले में आधार को वोटर आईडी से लिंक करने के पीछे की मंशा सरकार की क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि जो फर्जी वोटर आईडी कार्ड्स बनते हैं उनमें एक बड़ी लगाम लगाई जाएगी। तो ऐसे में चुनाव आयोग इस पूरे प्रक्रिया को लेकर किस तरह देखता है यह देखना होगा, क्योंकि जो सुनवाई है बहुत क्रूशियल और इंटरेस्टिंग है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से और आधार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। चूंकि आज सुनवाई होगी, सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अपना पक्ष रखेंगे। संभवतः इसमें कपिल सिब्बल या अभिषेक मनु सिंघवी अपीयर हो सकते हैं। तो देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा तो क्या कुछ अहम आदेश जारी करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश इसकी जानकारी के लिए, सुशील इस जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वाराणसी कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की जानिब से दलाल पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि अदालत इस केस की बरकरारी पर समाअत कर रही है, यानी ये मामला अदालत में चलने के काबिल है या नहीं। काबिल जिक्र है कि हिंदू खवातीन अकीदतमंदों की तरफ से दायर दरख्वास्तों में मंदिर में हर रोज पूजा करने के हक की मांग की गई है, जो कि मस्जिद के अहाते के अंदर है, और मंदिर की बहाली के लिए मस्जिद ही के कुछ हिस्से को हटाने का मुतालबा किया गया है। गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस की समाअत 20 मई को सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के सामने हुई थी, जिसके बाद इस मामले को वाराणसी के सिविल जज की अदालत से डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था। तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर वाराणसी के सिविल जज की अदालत में आज सुनवाई है। मुस्लिम फरीक आज अपने दलाल पेश करेगा। और आपको बता दें कि गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद केस की जो समाअत है 20 मई को हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच के सामने हुई थी, और जिसके बाद इस मामले को वाराणसी के सिविल जज के अदालत से डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया गया था। तो वाराणसी के सिविल जज अदालत में आज सुनवाई होगी। और मथुरा शाही ईदगाह तनाज़े पर आज से अदालत में रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। हिंदू फरीक ने अदालत से सबसे पहले कमिश्नर से ईदगाह का सर्वे कराने का मुतालबा किया, जबकि ज़राए के मुताबिक इस मामले में शाही मस्जिद के सेक्रेटरी एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया कि वो अदालत को केस के कमजोर नुकात से आगाह करेंगे। अदालत में उनकी तरफ से एडवोकेट जीपी निगम, नीरज शर्मा और अबरार अहमद सौरभ मौजूद रहेंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास ने ईदगाह की जमीन को मंदिर बताया है। तो नितिन गौतम नुमाइंदा मथुरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, आज से अदालत में जो है रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी, क्या कुछ आज से शुरुआत हो रही है, क्या होना है आज अदालत में? जी देखिए, न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ये मामला चल रहा है। 13.37 एकड़ जो जन्मभूमि का
स्वामित्व वाली जगह है उसी को लेकर ये बात चल रहा है। इसी में एक याचिका महेंद्र प्रताप द्वारा लगाई गई थी जिसमें सर्वे की मांग की गई थी, लेकिन मुस्लिम पक्षकारों के द्वारा अदालत में इस बात का प्रार्थना पत्र लगाया गया था कि CPC 7 के 11 नियम के तहत यह बात चलने लायक नहीं है, यह बात मेंटेबल नहीं है। तो लिहाजा इस बात को जो प्रार्थना पत्र था इसको न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और अब लगातार आज से इस बात पर बहस होगी। इस बात पर दोनों पक्षों की दलीलें अदालत सुनेगी कि जो वाद है वो मेंटेबल है या नहीं है। लिहाजा अब लगातार सुनवाई के बाद अब ये निश्चित है कि जो महेंद्र प्रताप याचिका करता है, उनकी जो याचिका लगी थी सर्वे की, उस पर इस बात के बाद ही निर्णय हो पाएगा कि उनकी याचिका पर सर्वे अदालत जो है सर्वे का आदेश देती है या नहीं। जी नितिन, जिस तरह से रोजाना की समाअत होगी तो कितने दिन चल सकती है? और जैसा कि उसमें यह भी कहा गया कि हमको पूजा का अधिकार दिया जाए, मस्जिद के एक हिस्से में हमको पूजा का अधिकार दिया जाए, इस पर भी क्या आज बात होगी या फिर बेसिक जो पॉइंट्स हैं मेन वो रखे जाएंगे? जी देखिए, अगर कहा जाए तो क्योंकि मुस्लिम पक्षकारों का कहना है कि जो 1990 बन गए जो वर्शिप एक्ट है उसके तहत यह बात जो है चलने लायक नहीं है और जो स्वामित्व की बात करी जाती है वो स्वामित्व की बात लिहाजा जो श्री कृष्ण जन्म स्थान की है वो स्वामित्व की बात नहीं सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि पूर्व में शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्म स्थान के बीच में समझौता हो चुका है, जिसके तहत इस बात को निर्धारित किया गया था दोनों संस्थानों की ओर से कि कोई भी बात भविष्य में इस तरीके का नहीं चलेगा। लेकिन श्री राम जन्मभूमि के निर्णय आने के बाद जो हिंदूवादी थे, सनातनी धर्म के लोग थे, उनके द्वारा लगातार अदालत में याचिका लगाई गई थी और उन्हीं पर सुनवाई चल रही है। तो लिहाजा यह कहना भी बड़ी मुश्किल है कि कितने दिन तक अदालत में सुनवाई चलेगी, लेकिन कहा जा सकता है कि लंबे समय तक सुनवाई चलेगी, क्योंकि जो अदालत का जो जिस तरीके का रुख देखने को मिला है कि अदालत अब इस मामले पर रोजाना सुनवाई करेगी तो उसको देखकर लगता है कि लंबे समय तक सुनवाई चलेगी। इसीलिए अदालत ने लंबी तारीख देने की न जगह रोजाना की सुनवाई की बात कही है। जी ठीक नितिन गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तफसीली गुफ्तगू के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि नवमुंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज ओहदे का हलफ लेंगी। वो मुल्क की 15वीं और आला तरीन ओहदे पर फायज होने वाली पहली कबायली होंगी। हलफ बर्दारी तकरीब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 10:15 बजे होगी, जहां चीफ जस्टिस NV रमना उन्हें हलफ दिलाएंगे। हलफ बर्दारी के बाद द्रौपदी मुर्मू की 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। वो सेंट्रल हॉल में हाजिरीन से खिताब भी करेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब में राज्यसभा के चेयरमैन M वेंकैया नायडू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मरकजी वुज़रा, गवर्नर्स, सिफारती मिशनों के सरबराहां तो नवमुंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को आज हलफ दिलाया जाएगा। पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हलफ बर्दारी तकरीब होगी। CJI NV रमना हलफ दिलाएंगे। और आइए आज की पूरी जानकारी के लिए क्या क्या कुछ सरगर्मियां रहेंगी, अनूप गुप्ता हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। अनूप, एक अहम और बहुत बड़ी तकरीब है और पूरे मुल्क की नज़रें आज जमी हुई है सेंट्रल हॉल पर। आज मुल्क की एक ऐसी बेटी जो एक ऐसी कबायली खातून हैं जो आज हलफ लेंगी अपने ओहदे का, एक बड़े ओहदे का। क्या क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह से होगा, थोड़ा सा तफसील से इस पर रोशनी डालें। जी अनूप। अनूप, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो आपको बता दें नाजरीन, आज नवमुंतखब सदर द्रौपदी मुर्मू को हलफ दिलाया जाएगा। नवमुंतखब सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में हलफ दिलाया जाएगा। CJI NV रमना इन्हें हलफ दिलाएंगे। तो सारे मुल्क की नज़रें आज हिंदुस्तान पर हैं। खातून, कबायली खातून हैं जिन्हें मुल्क का एक बड़ा ओहदा, मुल्क के एक बावकार ओहदे पर पूरी दुनिया देखेगी। और तमाम VIP यहाँ पर मौजूद होंगे, जिसमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, स्पीकर ओम बिरला, नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू के अलावा एक अहम बात यह भी है कि उड़ीसा में द्रौपदी मुर्मू के जो गांव हैं वहां से भी खास मेहमान इस तकरीब में शामिल होंगे। पीछे नहीं जा रहे। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अपडेट दें कि कार्यक्रम की तफसील थोड़ी सी बता दें, किस तरह का कार्यक्रम कैसे कैसे होगा।
देखिए, आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले वो राजघाट गई थी। वहाँ के बाद वो जो अस्थायी आवास बनाया गया वहाँ वो पहुँच चुकी हैं। तकरीबन 9:20 में वो राष्ट्रपति भवन पहुँचेंगी और वहाँ रामनाथ कोविंद के साथ एक सेरेमोनियल फंक्शन होने वाला है और वहाँ पर एक कह सकते हैं कि स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा विदाई दी जाएगी और वहाँ के बाद तकरीबन 9:40 पर ये रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू दोनों एक ही गाड़ी में बैठ करके सीधे वो संसद भवन आएंगे और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष, तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहाँ पर स्वागत करेंगे, स्कॉट करेंगे और उसके बाद सीधे इन दोनों को वो सेंट्रल हॉल ले जाएंगे और वहाँ 10:15 पे राष्ट्रपति के शपथ समारोह है, शपथ लिया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो शपथ दिलाएंगे और उसके बाद जो है एक छोटा सा एक कह सकते हैं कि स्पीच द्रौपदी मुर्मू की तरफ से दी जाएगी। ये एक कार्यक्रम होगा जब शपथ ग्रहण समारोह जो है पूर्ण होगा और उसके बाद वहाँ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। चीज़ें पूरी बदल जाएंगी उस समय, क्योंकि उसके बाद 15वीं राष्ट्रपति घोषित कर दी जाएंगी और उसके बाद फिर से रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू दोनों फिर से गाड़ी में बैठ करके एक साथ वो फिर राष्ट्रपति भवन जाएंगी। वहाँ पर फिर से एक्सचेंज ऑफ गार्ड होगा जब रामनाथ कोविंद की विदाई और द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया जाएगा और ये पूरा कार्यक्रम जो है वो वहाँ पर खत्म होगा। आधिकारिक रूप से 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू अपना एक कह सकते हैं कि पदभार ग्रहण कर लेंगे और उसके बाद रामनाथ कोविंद वहां से विदाई लेंगे और जो आवास आवंटित किया गया है वहां की ओर वो रुख करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनूप गुप्ता इस पूरी जानकारी के लिए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। असातिज़ा तकर्रुड़ी घोटाले में गिरफ्तार मगरबी बंगाल के काबीनी वजीर पार्था चैटर्जी को इलाज के लिए आज भुवनेश्वर एम्स मुंतकिल किया जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के अहकाम पर पार्था चैटर्जी को भुवनेश्वर एम्स मुंतकिल किया जा रहा है। आज उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ईडी की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। और नोबेल इनाम याफ्ता माहिर माशियात अमृता सेन ने बंग विभूषण सम्मान लेने से इनकार कर दिया है। इनकी बेटी अंतरादीप सेन ने बताया कि उनके वालिद ने कहा कि वो बेशुमार एजाज़ात व इनामात हासिल कर चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि नए लोगों को ये अवार्ड दिए जाएं। इक़्तिसादियात के शोबे में नुमाया खदमात अंजाम देने के एतराफ़ में मगरबी बंगाल हुकूमत ने अमृता सेन को बंग विभूषण सम्मान के लिए नामजद किया था। ख्याल है कि गुज़श्ता दिनों बाएं-बाज़ू की जमातों ने रोशन ख्याल दानिशवरों से नौजवानों का हक मारने वाली बदउनवानी मगरबी बंगाल हुकूमत का अवार्ड न लेने की अपील की थी। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, कानपुर से जुड़ी बड़ी खबर। घंटा घर में वाक़ मस्जिद के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। जी हाँ, घंटा घर में वाक़ मस्जिद के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। 65 साल माजूर नफीस मलबे तले दबकर हलाक हो गए। तो वक्फ की मिल्कियत थी ये इमारत। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इसे खस्ता हाल करार दिया था। इस इमारत में कई खानदान थे आबाद। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कानपुर से बड़ी खबर। घंटा घर में वाक़ मस्जिद के करीब इमारत का एक हिस्सा गिर गया। 65 साल माजूर नफीस मलबे तले दबकर हलाक हो गए हैं। वक्फ की मिल्कियत थी ये इमारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसमें खस्ता हाल करार दिया था। इस इमारत में कई खानदान आबाद थे। बिल्डिंग का एक हिस्सा ये यहाँ पे आपका घंटाघर चौराहे के पास में गिरा है। उसमें जो 2-3 लोग घायल थे, हमने उनको निकलवा के अभी करा दिया है और हॉस्पिटल भिजवा दिया। तत्काल यहाँ पे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें आ गई हैं हमारी। अभी एक जो पता चल रहा है, एक ऊपर कोई व्यक्ति है जरूर फंसा हुआ है जो विकलांग करके है, तो उसको हम लोग निकालने की पूरा प्रयास। और आगे बढ़ेंगे। फर्ज हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला जारी है। कल मुंबई एम्बार्केशन से रवाना होने वाले हुज्जाज कराम की पहली फ्लाइट मदीना मुनव्वरा से मुंबई एम्बार्केशन पॉइंट पहुंची। मुंबई एम्बार्केशन से रवाना होने वाले हुज्जाज कराम की वापसी का सिलसिला 14 अगस्त तक जारी रहेगा। कमेटी ने जो इस मरतबा इंतजाम किया, हमें तहे दिल से
बहुत खुशी है। हम तमाम मेंबरान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमें किसी किस्म की वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं हुई, ना किसी किस्म की परेशानी हुई। और ख़ास तौर पे जो हमारे खादिम थे जब्बार भाई, इन्होंने हमें बेतहाशा सपोर्ट किया। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।